अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद गौस एक दफ़ा फिर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ अल-फलाह क्लासेस के हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में हमने ज्योमेट्री मज़मून के तहत सबक मुशाबहत के ताल्लुक से हमने कुछ बहुत ही ज़रूरी बुनियादी चीज़ हमने सीखी थी, जिसका नाम था निस्बत और तनासुब। ठीक है दोस्तों, आज हम 1.1 शुरू करने से कबल हमें एक नजरियाती नक्शा यानी एक चार्ट समझना है, और वो चार्ट आपका तब पूरे सबक का इहाता करते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उस चार्ट को हम। ठीक है, यहाँ पर आपको चार्ट में नजर आ रहा होगा, आपके सबक में कुल 4 मश्क है। इसके लिए यहाँ चार्ट को हमने 4 ब्रांचेस में बांटा है। पहला है 1.1, दूसरा 1.2, 1.3, 1.4। ठीक है दोस्तों, जब आप 1.1 का मुताला करेंगे तो उसमें आपको निस्बत के ताल्लुक से पढ़ना है। ठीक है, वो पूरी मश्क निस्बत पर मुनस्सिर है, यानी हमने जो बेसिक में निस्बत और तनासुब पढ़ा था, अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फिर वो यहाँ पर बहुत ही कारगर साबित होगा। तो सबसे पहले हमें पहली मश्क में निस्बत में मुसल्लस के रकबों की निस्बत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 1.2 में हमें तनासुब के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब तनासुब में 4 मसले हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला है मुतनासिबत का बुनियादी मसला, या जिसे हम शॉर्ट में बीपीटी, क्योंकि इंग्लिश में इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, इसलिए हम इसे बीपीटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमें बीपीटी मुतनासिबत का बुनियादी मसला, दूसरा जाविये के नासिब की खुसूसियत, तीसरा 3 मुतवाज़िन खुतूत की खुसूसियत, और फिर चौथा बीपीटी का अक्स यानी मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। इस तरह हमें ये चारों मसले पढ़ने हैं। तो इन चारों मसलों में भी तनासुब इस इस्तिलाह का, इस तसव्वुर का ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं 1.3 मश्क में, तो इस मश्क में हमें मुतशाबिहत पढ़ना है मुसल्लसों की। तो उसके लिए हमें यहां मुसल्लसों के अज़ला का तनासुब और मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ावियों की मुतमासिलत, इन 2 टॉपिक के तहत हमें पढ़ना होगा। ठीक है, और इन दोनों का ताल्लुक आजमाइश में होगा। तो इस तरह से 1.3 में अज़ला का तनासुब और ज़ावियों की मुतमासिलत, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद आखिरी मश्क जो 1.4 है, उसमें हम दोबारा हमारी निस्बत की तरफ चलेंगे, और वहां पर हमें 2 मुतशाबह मुसल्लसों के रकबों का मसला, एक सिंगल मसले को वहां स्टडी करना है, समझना है, और उसको मश्क के सवालात हल करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो नजरियाती नक्शा, माइंड मैप, या फिर ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, इंशाअल्लाह इसे हम हर मश्क के पहले आपको ये मसला ये चार्ट हम आपको दिखाएंगे, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आपको मश्क के ताल्लुक से आगे बढ़ाया जाएगा। एक और बात मैं यहाँ आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमने इस पार्ट को, जिस तरह से मश्क नंबर आपकी किताब का 1.1 है, उसे हमने 2 ज़िमनी पार्ट्स में इनके वीडियोस को बांटा है। एक 1.1 का ए पार्ट रहेगा वीडियो, और दूसरा वीडियो जो रहेगा वो 1.1 का बी पार्ट रहेगा। इस तरह से ए पार्ट में हम उस मश्क में आने वाले तमाम मसाइल, उसूल और ज़ाब्तों पर बात करेंगे, और 1.1 के बी में जो भी वीडियो रहेगा उसके अंदर हम मश्की सवालात का हल देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा 1.1 का ए वीडियो, जो कि मुनस्सिर है इस मश्क के तमाम मसलों या खुसूसियत का। उन्वान नजर आ रहा होगा बोर्ड पर कि 2 मुसल्लसों की निस्बत किस तरह निकाली जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुसल्लस का रकबा और उसका ज़ाब्ता क्या है। अगर आपको मुसल्लस के रकबे के ताल्लुक से डिटेल में स्टडी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग लेक्चर चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई जो लिंक है उस पर जाकर आप हमारे दीगर जो वीडियो है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर बनाए गए हैं, पहली से लेकर 7वीं क्लास के लिए, आप वहां जाकर रकबा, इस तसव्वुर को पूरी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम बात करेंगे कि मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता क्या है।
तो जिस तरह आपने छोटी क्लास से लेकर अब तक का आपने सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत किस तरह निकाली जाए, तो आइए सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि ये क्या, इसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर ये आपको समझ में आ गया तो किताब के मसले भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ फर्ज करते हैं कि पहला मुसल्लस, यहाँ हम चाहे तो नाम भी ले सकते हैं ABC या DEF, लेकिन फिर वक्त हम यहाँ पर 1 और 2 का इस्तेमाल करेंगे। पहला मुसल्लस जो रहेगा उसके लिए हम 1 और दूसरे मुसल्लस के लिए 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले मुसल्लस का रकबा बराबर, रकबे को हम इंग्लिश में एरिया कहते हैं, इसलिए हम A लिखेंगे, और पहला मुसल्लस है तो हम इसे 1 लिखेंगे। तो A1 यानी पहले मुसल्लस का रकबा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम फर्ज करते हैं कि दूसरे मुसल्लस का रकबा, तो यहां पर भी सेम इसी तरह A4 एरिया यानी रकबा और A2 यानी दूसरे मुसल्लस का रकबा। ठीक है, अब जिस तरह से कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मुसल्लस का रकबे का ज़ाब्ता 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, तो उसी तरह से हम अब यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह जो कि हमारा उन्वान है दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत निकाली जाएगी। ठीक है, निस्बत का मतलब होता है हम उसे तनासुब में ले लें, बट्टे में ले लें। ठीक है, तो आइए हम इन दोनों को बट्टे में लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहले मुसल्लस के रकबे के लिए A1 लिखेंगे और दूसरे मुसल्लस के रकबे के लिए A2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोनों की निस्बत की बात हो रही है, तो निस्बत का मतलब होता है बट्टे या तनासुब का निशान। तो हम यहाँ पर बट्टे का निशान लगा दिए बराबर। अब जब हमने इन दोनों के रकबों की निस्बत ले ली है यानी बट्टे ले लिया है, तो अब जो इसके ऊपर मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता लगेगा और जो इस पर मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता लगेगा, तो वो दोनों भी इन दोनों की तरह बट्टे में होगा, निस्बत में होगा। ठीक है, तो इसके ज़ाब्ता क्या है, दो मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता 1/2 ज़रब कायदा, कायदे के लिए हम B लिखेंगे क्योंकि बेस कहते हैं इंग्लिश में, ज़रब इर्तिफा, इर्तिफा के लिए हम H लिखेंगे क्योंकि हम उसे हाइट कहते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पर 1 और 1 लगा देते हैं क्योंकि ये 1 इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये कायदा और ये इर्तिफा पहले वाले मुसल्लस का है। ठीक है, इसका है। ठीक है, और जब हम दूसरे वाले मुसल्लस के रकबे में कायदे और इर्तिफा को लेंगे तो वहां हम 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ भी वही ज़ाब्ता लगेगा क्योंकि ये भी मुसल्लस का रकबा है, तो ये भी 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ 2 और 2 क्यों लगाया हूँ, B2 और H2 क्यों लिखा हूं मैंने। ठीक है, आइए अब देखते हैं। अब ये कसर में है, बट्टे में है, तो बट्टे का मतलब होता है जो सेम हो आप उसे पहाड़ पढ़कर काट सकते हैं। तो यहाँ 1/2 सेम है, इसे हमने कट कर दिया। अब बचा क्या, B1 B2 अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर 1 लगा है, यहाँ 2 लगा है, दोनों सेम नहीं है। H1 H2 भी अलग है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इसलिए हम इन दोनों को नहीं काटेंगे। तो हम इसे इसी तरह से उतारेंगे, A1/A2 बराबर B1 ज़रब H1/B2 ज़रब H2। तो इस तरह से हमारी किताब का जो पहला मसला है जो खुसूसियत की शक्ल में है वो आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है, वो ये है कि जब भी दो मुसल्लस के रकबों की निस्बत ली जाए तो दो मुसल्लस के रकबों की निस्बत उनके नजीरी कायदों और इर्तिफाओं के हासिले ज़र्ब के निस्बत के मसावी होती है। तो इस तरह से यहां पर आपको नीचे नजर आ रहा होगा, ये पहला मसला हमने पढ़ा। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई दो मुसल्लसों के रकबों की हम निस्बत लेंगे तो उस निस्बत में हम सब ज़ाब्ता सेम लिखेंगे, सिर्फ 1/2 को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, तो उसका जवाब आपको ये नजर आ रहा है नीचे कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नजीरी कायदों और इत्तफाक़ के हासिले ज़र्ब की निस्बत के मसावी होती है। तो इस तरह से ये हमारा पहला मसला, पहली खुसूसियत थी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें यानी इस मसले में, इस खुसूसियत में, इस ज़ाब्ते में अगर हम कुछ शर्तें लगा दें
कुछ शर्तें लागू कर दी जाए तब क्या होगा, तब हमें दो नए ज़ाब्ते मिलेंगे, दो नई खुसूसियत मिलेगी। ठीक है, तो आइए हम उसकी तरफ चलते हैं और उसका मुकाबला। दोस्तों, अब जिस तरह से हमने देखा कि पिछले मसले में, पिछली खुसूसियत में, कि जब दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत ली जाए तो दोनों कायदे और इत्तफाक हासिल ज़र्ब की निस्बत के मसावी लेना पड़ता है। अब अगर हम उसी मसले में, ठीक है, ये दो शर्तें अगर रख दे, ठीक है, तो अगर हम कुछ शराइत रख दे तब क्या होगा। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है कि हम उसी पिछले वाले मसले में, पिछले वाले ज़ाब्ते में रकबों की निस्बत के, हम इन दोनों शर्तों को रखकर देखते हैं कि कौन सा नया ज़ाब्ता हमें हासिल होगा। ठीक है दोस्तों, इमरान, सिराज, वो दरवाजा बंद कर दे, कितना बाहर बच्चे चिल्ला रहे, वो भी बंद कर। तो यहां हमारे सामने पहली शर्त है कि अगर इर्तफा मसावी हो तब, यानी दोनों मुसल्लसों के अगर इर्तफा मसावी यानी सेम हो जाए, उनकी लंबाइयां सेम हो जाए, उनकी कीमतें सेम हो जाए, तब क्या होगा। ठीक है, और दूसरी शर्त है हमारे सामने कि अगर दोनों मुसल्लसों के कायदे मसावी हो तब क्या होगा, यानी कायदे की लंबाइयां सेम हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे। तो आइए हमारी पहली शर्त पर देखते हैं कि अगर इर्तफा मसावी हो तब क्या होगा। जिस तरह से आप जानते हैं कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत को हम A1 बटे A2 लिखते हैं। ठीक है, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत को बराबर। अब इसके लिए पहला जो हमारी खुसूसियत थी उसको हम यूज करेंगे। 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफा में से 1/2 कट गया था, तो जो बचा था कायदा ज़रब इर्तफा। ठीक है, बटे इसमें भी कायदा ज़रब इर्तफा। ठीक है, लेकिन ये जो कायदा है वो पहले वाले मुसल्लस का है, इसलिए हमने इधर पे 1 लिखा, और ये जो कायदा है दूसरे वाले मुसल्लस का है, इसलिए हमने इसमें 2 लिखा। अब इधर यहां पर आप एक बात गौर कीजिए कि यहां मैंने H1 H2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा मैंने H1 और H2? तो यहां हमारी जो शर्त है कि अगर इर्तफा मसावी हो, यानी हम शर्त में देख रहे हैं कि दोनों मुसल्लसों के इर्तफा सेम है, इसका मतलब हम उसमें 1 2 नहीं लगा सकते। 1 और 2 लगाने का मतलब हो जाता है कि दोनों की लंबाइयां अलग अलग है या छोटी बड़ी है। ठीक है, लेकिन अगर 1 और 2 ना लगाया जाए तो इसका मतलब यह है कि दोनों के इर्तफा सेम है। तो ऐसे मुसल्लसों को हम क्या कहेंगे? मसावी इर्तफा वाले मुसल्लस, जो कि हमारी शर्त का नाम भी वही है, इर्तफा मसावी। तो ऐसे मुसल्लस जिसमें इर्तफा सेम हो तो उसे हम नाम देंगे मसावी इर्तफा वाले मुसल्लस। अब यहां हम क्या करेंगे, दोनों के इर्तफा सेम है तो इर्तफा से इर्तफा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो सेम है। अब क्या बचा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। अब इसमें H नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई दो मुसल्लसों के इर्तफा मसावी होंगे तो वहां हम ज़ाब्ते में H1 और H2 को नहीं लेंगे। इसका मतलब वहां पर उन रकबों की निस्बत उनके नजीरी कायदों की निस्बत के मसावी होगी। तो यहां पर आपको यहां नीचे नजर आ रहा है सेकंड जो मसला है, सेकंड खुसूसियत इस सबक की कि दो मुसल्लसों की रकबों की निस्बत। कैसे मुसल्लस? तो शुरू में देखिए लिखा हुआ है, दो मसावी इर्तफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नजीरी कायदों की निस्बत के मसावी होती है। इसका मतलब जब भी दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत आप ले रहे और ऐसे मुसल्लस के दोनों के इर्तफा सेम है तो वहां पर आपको निस्बत में इर्तफाओं को छोड़कर सिर्फ कायदे को लेना पड़ेगा। इसलिए यहां पर जो ज़ाब्ता बना वो ये है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। ये ज़ाब्ता हमारे इस बयान को नीचे दिए गए खुसूसियत को जाहिर करता है, और जब भी आप इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करोगे तो वहां आपको ब्रैकेट में ये वजह लिखनी पड़ेगी, मसावी इर्तफा वाले मुसल्लस। क्यों?
क्योंकि यहाँ हम इर्तफा नहीं दिखा रहे, इसलिए हमें यहाँ वजह दिखानी पड़ेगी कि इर्तफा इनके मसावी है, इसलिए वो निस्बत कायदों के साथ ली जाए। ठीक है, आइए अब हमारी दूसरी शर्त पर हम चलते हैं कि अगर दोनों मुसल्लस के कायदे मसावी हो तब क्या होगा। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर भी दोनों मुसल्लस के रकबों की निस्बत लेंगे, तो ये हो जाएगी A1 बटे A2, यानी पहले मुसल्लस का रकबा बटे दूसरे मुसल्लस का रकबा। अब दोनों मुसल्लस के रकबों की निस्बत बराबर B ज़रब H, जो हमारी पहली खुसूसियत थी, सबसे पहली, यानी कायदा और इर्तफा के हासिल ज़रब वाले। तो इसमें हमने ले लिया कायदा ज़रब इर्तफा बटे कायदा ज़रब इर्तफा। ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों मुसल्लस के कायदे मसावी हैं, इसलिए हम यहाँ पर कायदों में 1 और 2 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ सिर्फ H में हम 1 और 2 इसलिए लिख रहे हैं ताकि 1 2 हमें जाहिर करता है कि दोनों मुसल्लस के इर्तफा बड़े छोटे यानी अलग अलग है, बराबर सेम नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पर इस तरह कायदों को आप सेम दिखा रहे हैं, तो यहाँ हम वजह देंगे कि ये कैसे मुसल्लस है, मसावी कायदों वाले मुसल्लस। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप बता सकते हैं कि कौन कटेगा। वेरी गुड, यहां कायदा और कायदा मुश्तरक या मसावी है, सेम है, तो कायदे से कायदा कट गया, तो निस्बत में क्या बचा, A1 बटे A2 बराबर H1 बटे H2। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो मुसल्लसों के रकबों की हम निस्बत लेंगे और वो ऐसे मुसल्लस होंगे कि उनके कायदे मसावी हो, सेम हो, तो फिर ऐसे वक्त में हमें ज़ाब्ते में उनके कायदों को नहीं लेना है, बल्कि दोनों मुसल्लस के नजीरी इर्तफाओं की निस्बत के मसावी लेना है। तो इस तरह से यहाँ आपको दूसरा मसला आपको नजर आ रहा है। क्या है वो मसला कि जब दो मसावी कायदों वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नजीरी इर्तफाओं की निस्बत के मसावी होती है। तो ये है हमारी किताब का मसला नंबर 3। तो इस तरह से हमने 3 मसलों के ताल्लुक से मालूमात हासिल कर ली। पहला मसला क्या था, पहली खुसूसियत क्या थी कि जब भी दो मुसल्लस के रकबों की निस्बत लेंगे तो उसमें हमें कायदा इर्तफा दोनों को लेना होगा, क्योंकि वहां कुछ मसावी नहीं था। लेकिन जब भी हम ऐसे दो मुसल्लस के रकबों की निस्बत मालूम करेंगे जिनके इर्तफा मसावी होंगे, तब हम वहां ज़ाब्ते में या उसकी खुसूसियत में सिर्फ कायदों को लेंगे। तो ये हमारा ज़ाब्ता नंबर 2 हो गया उस हिसाब से। ठीक है, ज़ाब्ता नंबर 3 में हमने देखा कि जब भी दो मुसल्लस मसावी कायदों वाले होंगे तब हम उनके रकबों की निस्बतों में ज़ाब्ते में सिर्फ H1 और H2 को जाहिर करेंगे, यानी दोनों के इर्तफा को लेंगे। और जब भी आप ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे तो वहां आपको वजह में ये लिखना होगा कि यहाँ पर कायदा क्यों नहीं है, तो उसकी वजह ये लिखकर दिखानी पड़ेगी कि मसावी कायदों वाले मुसल्लस होने की वजह से दोनों के कायदे कैंसल हो गए, इसलिए वहां इर्तफा बट्टे इर्तफा लिया गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने अब तक 3 ज़ाब्तों को आप समझ गए। ठीक है, अब हम एक और शर्त की तरफ चलते हैं जो कि इस सबक की आखिरी शर्त है। फिर उसके बाद हमारे मश्क में इन चारों ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके हम मश्क को हल कर सकते हैं। दोस्तों, यह हमारी तीसरी शर्त है कि अगर दोनों मुसल्लसों के इर्तफा और कायदे दोनों के दोनों मसावी हो तब क्या। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि अगर किसी दोनों मुसल्लसों में इर्तफा और कायदा दोनों मसावी हो जाएंगे तब हम क्या करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम A1 बटे A2 यानी दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत बराबर, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि दो ज़ाब्ता हर बार हम यही वाला इस्तेमाल करेंगे, कायदा ज़रब इर्तफा बटे, फिर इसके लिए ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे कायदा ज़रब इर्तफा। ठीक है, अब एक बात मैं यहां पर आपको वापस से याद दिलाने के लिए आपसे ये कहूंगा कि वापस से मैंने यहाँ 1 2 या 1 2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? वेरी गुड, क्योंकि हमारी जो तीसरी शर्त है उसमें दिया है कि अगर दोनों मुसल्लसों के इर्तफा भी मसावी हो जाए, कायदे भी मसावी हो जाए,
तब क्या होगा अगर दोनों मसावी हो जाए। तो जब दोनों मसावी है यानी सेम सेम है तो सेम सेम कट जाएगा, B से B भी कट गया, H से H भी कट गया। तो इस तरह से हमें हासिल होगा A1 बटे A2 बराबर, अब यहां भी ऊपर कुछ नहीं है, सब कट चुका है तो 1, जहां कुछ नहीं वहां 1 बटे यहां भी सब कट चुका है तो यहां भी 1। इसका मतलब जब भी दो मुसल्लसों के रकबे, दो मुसल्लसों के कायदे और इत्तफा मसावी बराबर बराबर होंगे तो उनके रकबों की निस्बत 1 बटे 1 आएगी। हम इसे और आगे भी हल कर सकते हैं, जब हम इसकी आड़ी तिरछी ज़रब करेंगे, ये A1 इस 1 के साथ और ये A2 इस 1 के साथ होगा तो A1 एका A1, ठीक है, बीच में बराबर, A2 एका A2। तो इस तरह से यहां पर आपको बात याद रखनी होगी या समझना जरूरी है कि जब भी दो मुसल्लस जिनके इर्तिफा भी मसावी हो जाए और कायदे भी मसावी हो जाए तो ऐसे मुसल्लसों के रकबों की निस्बत या तो 1 बटे 1 होगी या वो दोनों के रकबे सेम हो जाएंगे। यानी पहले वाले मुसल्लस का रकबा जितना होगा दूसरे वाले मुसल्लस का रकबा भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों के रकबे बराबर है। उनमें कोई मुसल्लस छोटा नहीं होगा, कोई मुसल्लस बड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इस मसले को आप इस तरह नीचे दिए गए बयान में आप समझ सकते हैं कि अगर दो मुसल्लस मसावी इर्तिफा और मसावी कायदे वाले हों तो उनके रकबों की निस्बत 1 बटा 1 होती है या उनके रकबे मसावी होते हैं। आपको इस मश्क में 4 खुसूसियत, 4 ज़ाब्ते इस्तेमाल होने थे, आपने वो चारों पढ़ लिया है। पहला एक छोटा सा हम रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। पहला मसला हमने पढ़ा था कि जब भी दो मुसल्लस के रकबों की निस्बत ली जाएगी तो उसमें हमको दोनों के कायदे और इत्तिफा दोनों को लेना होगा, ये हमारा पहला मसला। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर इत्तिफा मसावी हो जाएंगे तब हम ज़ाब्ते में A1 बटे A2 बराबर किसको लेंगे, गुड, कायदों को, यानी B1 बटे B2 के बराबर लिया जाएगा। फिर हमने तीसरा ज़ाब्ता पढ़ा था कि जब दोनों मुसल्लस के रकबों की निस्बत हम लेंगे और उसमें जब दोनों के कायदे मसावी हो जाएंगे तो वहां ज़ाब्ते में H1 बटे H2 यानी इत्तिफाओं को लिया जाएगा। और चौथा हमने पढ़ा जो आपके सामने है कि जब दो मुसल्लसों के कायदे और इत्तिफा दोनों मसावी हो जाए तो ऐसे वक्त में या तो निस्बत ली जाएगी 1 बटे 1 या उन दोनों के रकबे मसावी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मान लीजिए आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये चारों ज़ाब्ते समझ में आ गए, चारों खुसूसियात का आपने मुताला कर लिया, लेकिन एग्जाम में या मश्क में जब आप सवाल हल करते हैं तो वहां कुछ शक्लों को जो आपस में मिक्सअप होती है उन शक्लों को देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आप ये तमाम मालूमात होने के बावजूद भी वहां कोई भी ज़ाब्ता लगाने से कासिर हो जाती है या आप ठीक ज़ाब्ता लगा नहीं पाते और इसकी वजह से आपको ज्योमेट्री थोड़ा टफ लगता है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि इन चारों ज़ाब्तों में आपने देखे होंगे कायदा इर्तिफा, इर्तिफा कायदा या सिर्फ कायदा या सिर्फ इर्तिफा, यानी इन्हीं लोगों की बात हुई है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हम किसी भी मुसल्लस में किस तरह कायदा और किस तरह इर्तिफा को पहचाने। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम मुसल्लसों में, अलग अलग मुसल्लसों में किस तरह कायदा और इत्तिफा की जोड़ियों को जाना जाता है, पहचाना जाता है, आइए हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ मैंने 3 मुसल्लस बनाए हैं और तीनों के नाम लिखे हैं। जिस तरह के पहले वाला मुसल्लस, इसके तीनों ज़ाविये 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये तीनों हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, यानी ये मुसल्लस का नाम दिया जाएगा हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। इस मुसल्लस में 2 ज़ाविया हादा है, ज़ाविया डी और ज़ाविया 90 से कम है, लेकिन ज़ाविया ई जो है वो 90 से ज्यादा पैमाइश का है, इसीलिए ये मुनफरजा ज़ाविया होगा। इसलिए इस मुसल्लस DEF को हम मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहेंगे। ठीक है, अब आखिरी जो मुसल्लस है उसमें ज़ाविया मुसल्लस GHI में ज़ाविया H जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, तो किसी मुसल्लस में जब एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो और बाकी 2 हादा हो तो उसे हम कहते हैं कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस।
अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम 1.1 करने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि जब आपको कायदा और इत्तफा की जोड़ी समझ में आएगी तब आपको ये मश्क ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कायदा और इत्तफा यानी क्या? जब दो लाइन एक दूसरे को उमूद बनाती है, इस तरह से 90 डिग्री की लाइन बनाती है जब एक दूसरे के ऊपर, जब दो लाइन, तब चारों तरफ से 90 डिग्री का जाविया तैयार होता है, जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे पर उमूद है। और जब ये उमूद होती है तो मान लीजिए कि ये इस जिले की अगर मैं बात करूं, इस खत की बात करूं, तो ये इर्तफा होगा और ये नीचे वाला कायदा। लेकिन हम कायदा इर्तफा ऐसे दो खुतूत के दरमियान नहीं लेते, बल्कि हम कायदा इर्तफा को मुसल्लस की शक्लों के अंदर लेते हैं। ठीक है, अब कायदा इर्तफा यानी क्या? तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कोई भी जाविया 90 डिग्री का नहीं है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर अमल करना होगा ये समझने के लिए कि कायदा और इत्तफा कैसे निकाला जाए। एक बात याद रखिए, हर मुसल्लस में 3 कायदे होते हैं और 3 इर्तफा। ये आपको ध्यान रखना है, जहन में बात रखनी है आपको कि हर मुसल्लस में 3 कायदे और 3 इर्तफा पाए जाते हैं। ठीक है, अब मश्क में जिस कायदे की बात हुई है उसी का जोड़ीदार वाला इर्तफा आप लेंगे, कोई और बाकी 2 इर्तफा आपके लिए काम के लायक नहीं रहेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है कि हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको कायदा और इर्तफा की 3 जोड़ियों में से सही जोड़ी जो मश्क में हमको चाहिए हल करते वक्त, ताकि हम वो सही तरीके से ले सके, इसलिए हमें यहाँ पर ये तीनों मुसल्लसों में कायदा और इत्तफा की तीनों जोड़ियों को समझना होगा। तो आइए चलते हैं अदद ज़ाविया मुसल्लस ABC से। अगर मैं यहाँ जाविया A की बात करूं, अब इस जाविया A में अगर मैं, अच्छा, मुसल्लस में कायदा और इत्तफा हम कैसे याद रखें या कैसे समझें? मुसल्लस में जब किसी रास से यानी मुसल्लस के नुक्ते से उसके मुकाबिल के जिले पर जब हम उमूद खींचते हैं या 90 डिग्री की लाइन बनाते हैं तो उसे हम कायदा और इत्तफा कहते हैं। कैसे? तो जिस तरह शक्ल में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर इस मुसल्लस में जो ऊपर रास X है उससे मैंने मुकाबिल के जिले YZ पर एक उमूदी लाइन खींचा जिसका नाम मैंने यहाँ पर दिया हूं XT। तो इस तरह से ये XT इस मुसल्लस में इर्तफा कहलाएगा, और जो नीचे की जानिब आपको नजर आ रहा है जिला, वो नीचे वाला जिला इर्तफा जो होता है, इर्तफा जिस पर उमूद होता है, इर्तफा जिस पर उमूद होता है, तो नीचे वाले को हम कायदा कहते हैं और ऊपर वाले जिले को, ऊपर वाली लाइन को हम इर्तफा कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस शक्ल में आपको XT इर्तफा नजर आएगा और उसका कायदा, उसका जोड़ीदार कायदा जो है वो है YZ। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम मुसल्लस ABC में कायदा और इर्तफा की जोड़ियां देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर मुकाबिल का रास A है, अब A से मुझे BC पर एक उमूदी लाइन खींचनी होगी, वो उमूदी लाइन से हमें हमारा कायदा इर्तफा की जोड़ी मिलेगी। तो ये मान लीजिए ये मैंने उमूद खींचा, रास A है, तो A से मैंने एक उमूदी लाइन खींचा जिला BC पर। ठीक है, तो अब यहां मुझे कुछ ना कुछ नुक्ते का नाम देना होगा। मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया L। ठीक है, तो ये जो AL वाली लाइन नजर आ रही है ये इर्तफा कहलाएगी, और BC जो है BC ये इस AL का इर्तफा कायदा कहलाएगा। तो इस तरह से AL इर्तफा का जोड़ीदार कायदा BC हो गया। तो हमको यहाँ पर हम लिख ले ताकि हमें याद रहे कि जब हमारा, हम इसी मुसल्लस में लिखेंगे, बाकी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब हमने रास A से BC जिले के ऊपर उमूदी लाइन खींची तो हमारा इर्तफा तैयार हुआ AL। ठीक है, तो इस AL का कायदा, जोड़ीदार वाला कायदा BC हुआ, क्योंकि वो BC के ऊपर खींचा गया है। ठीक है, तो BC यहाँ कायदा हो गया। तो क्या इस मुसल्लस ABC में एक ही कायदा इर्तफा की जोड़ी है? नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था 3 जोड़ियां होती हैं। तो आइए देखते हैं अब दूसरी जोड़ी किसकी है। अब मान लीजिए मैं नुक्ता B रास ले लेता हूं। अब इस रास से इसके मुकाबिल के जिला AC पर मुझे इर्तफा खींचना है, 90 डिग्री की लाइन खींचना है।
जिला AC के ऊपर एक वापस से इर्तिफा खींच दिया और इसका नाम मैंने दे दिया M। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपको BM नजर आ रहा है, ये इसी मुसल्लस ABC का दूसरा इर्तिफा है। ठीक है, तो जब ये BM इर्तिफा है तो फिर इसका कायदा कौन हुआ? वेरी गुड, ये AC पर खींचा गया है, इसलिए AC इसका कायदा होगा। तो हम इसे यहां पर इस तरह से लिखेंगे कि इर्तिफा BM है, पहला इर्तिफा AL का, दूसरा इर्तिफा BM है। तो उस BM की इर्तिफा के लिए जब भी बात होगी कायदे की, तो उसका कायदा AC लिया जाएगा। हम BM का कायदा BC नहीं ले सकते, क्योंकि BM जो उमूद खींचा गया वो AC पर खींचा गया है, तो इसलिए ये जोड़ी जोड़ी के हिसाब से कायदा इर्तिफा होगा। अब तीसरा राज कौन सा बचा? वेरी गुड, C। अब हम नुक्ता C से इसके मुकाबिल के जिले AB पर एक उमूदी लाइन खींचेंगे। मुकाबिल के ऊपर मैं एक उमूदी लाइन खींचा मैंने 90 डिग्री वाली, ये इस पर उमूद है, मान लीजिए इसका नाम मैंने दे दिया M। तो इस तरह से यहां पर इर्तिफा CN है, तीसरा इर्तिफा CN है। तो फिर इस इर्तिफा के लिए फिर जोड़ीदार कायदा कौन होगा? जिस पर वो खींचा गया, यानी AB पर, तो जिला AB इसका कायदा। तो इस तरह से आपने देखा हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC एक ही मुसल्लस है, लेकिन इसमें हमने कायदा इर्तिफा कितने खींचे? 3 खींचे, और तीनों कायदा इर्तिफा ये भी याद रखिए तीनों मुसल्लस के अंदर है। यहाँ की शक्ल में बाहर बनता है वो हम बाद में देखेंगे, बस आपको याद रखना है जब कोई हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हो उसके तीनों इर्तिफा मुसल्लस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक बात आपको याद रखना है कि अगर मैं CN कायदा लूं तो उसका जोड़ीदार हमेशा AB को लेना होगा, आप BC AC को नहीं ले सकते। ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर ये बेसिक में समझाने की ये मेरे लिए जरूरी हो गया था कि किस तरह कायदा और इर्तिफा की जोड़ी पहचानी जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले मुसल्लस DEF जो है मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। अब इस मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में अगर मैं रास यानी कि नुक्ता D ले लूं रास, अब मुझे वहां से अगर इस पर इर्तिफा खींचना हो, उमूद खींचना हो 90 डिग्री का, तो फिर मैं कैसा खींचूंगा? तो इसका इर्तिफा जब आप खींचेंगे तो वो इस तरह से यहाँ आने वाला है, क्योंकि उमूदी लाइन हमेशा सीधी होती है। आगे सीधी जब इधर आएगी तो यहाँ जो मुकाबिल का जो जिला EF है वो यहीं खत्म हो जा रहा है। तो इससे पहले कि हम यहाँ से इर्तिफा खींचे, हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जिला EF को आगे बढ़ाया ब्लू लाइन के जरिए से, और ये तीर का निशान इस तरफ इशारा कर रहा है कि इस जिले को यहां से उमूद खींचने के लिए, इसका इर्तिफा खींचने के लिए हमने इसको अपनी जानिब से अमल करके आगे बढ़ाया। ठीक है, अब मैं जब इस पर उमूद खींचूंगा इस लाइन पर जिला EF पर नुक्ता D से, तो इस तरह से एक इर्तिफा खींच दिया, उमूद खींच दिया जो कि जिला EF का है। मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया, यहां पर इस नुक्ते का नाम दे दिया S। ठीक है, तो यहां पर ये जो लाइन DS है वो उमूद है किस पर? जिला EF पे, क्योंकि इसके मुकाबिल का जिला EF है। हम इसे चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे कायदा इर्तिफा, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो DS है, इस निशान को हम उल्टे T को हम पढ़ेंगे उमूद है। उमूद का मतलब ये हो गया कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रही है, इसलिए हम इसे ऐसा लिखेंगे DS उमूद है। अभी DS किस पर खींचा गया था? इसके मुकाबिल का जिला कौन था? EF। तो यहां हम लिखेंगे कि DS उमूद है EF पर। जब भी आपको यहां पर इस तरह का निशान नजर आए तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड से पढ़ना है, राइट साइड से नहीं पढ़ा जाएगा, इंग्लिश की साइड से पढ़ा जाएगा। DS उमूद है EF पर। तो इस तरह से हमने पहली जोड़ी बना दी कायदे और इर्तिफा की। अब जब भी इस तरह लिखा जाएगा तो इस तरफ वाला कायदा होगा, कायदा माना जाएगा, और DS जो इंग्लिश की साइड है ये इर्तिफा होगा। जिस तरह आपको शक्ल में नजर आ रहा है, ये DS EF के ऊपर खींचा गया है, इसलिए ये इर्तिफा है, और इसका जोड़ीदार कायदा EF है। ठीक है, अब हम यहाँ दूसरा एक D से हमने खींच लिए इर्तिफा। अब मान लीजिए E से मुझे इर्तिफा खींचना है। ठीक है, तो E से इर्तिफा कैसे खींचा जाएगा? तो उसके लिए यहाँ पर हमारे जो E है इसके मुकाबिल का जिला DF है,
तो अब हम यहाँ पर इस तरह से अपने गुनिये को रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये दूसरा इर्तिफा हो गया इस मुसल्लस में। मान लीजिए इस नुक्ते का नाम हमने दे दिए P, ठीक है, इस नुक्ते का नाम है P। तो इस तरह से ये EP ऐसा लिखा जाएगा, EP जो है कटा EP, ये EP उम्मूद है। किस पर उम्मूद है? ये EP हमने किस पर खींचे? वेरी गुड, DF पे। तो यहां हम लिखेंगे DF। तो इस तरह से ये दूसरी जोड़ी आ गई हमारी इस मुसल्लस में कायदे और इर्तिफा की। तो जब भी हम EF इर्तिफा लेंगे तो इसका कायदा हम EF को नहीं, EP अगर हम इर्तिफा लेते हैं तो इसका कायदा हम EF को नहीं ले सकते, बल्कि हमेशा इसका कायदा DF ही होगा। वो ठीक उसी तरह से जब भी हम DS इर्तिफा लेंगे तो इसका कायदा हमेशा EF होगा, DF नहीं लिया जा सकता। यह आपको समझना है कि ये जोड़ियों में ही आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तीसरा नुक्ता जो बचा है वो है नुक्ता F। अब नुक्ता F का मुकाबिल का जिला DE है जो कि मुसल्लस में था। अब हमें नुक्ता F से जिला DE पर उम्मूद खींचना है। अब जब इसका उम्मूद आएगा 90 डिग्री का एकदम सीधा, तो फिर ये लाइन शॉर्ट पड़ जाएगी। तो हमें यहाँ पर भी अमल करके इस लाइन को आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पर जिला DE को आगे बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक और तीर नजर आ रहा होगा। तो ये जो तीर आपको नजर आ रहा है ये इसलिए आगे बढ़ाया गया है ताकि ये जो जिला DE के मुकाबिल में जो रास है, राशि नुक्ता F, यहाँ से उम्मूद खींचा जा सके। आइए इसके ऊपर उम्मूद खींचते हैं, नुक्ता F से जिला DE पर उम्मूद, ठीक है। तो इस तरह से हमें रखना होगा। तो इस तरह से मैंने F से जिला DE पर एक उम्मूद खींचा और इस उम्मूद का नाम जैसे कि हमने दे दिए FQ। तो इस तरह से ये जो FQ है वो उम्मूद है, FQ उम्मूद है। ये किस पर उम्मूद खींचा गया है? बोलिए, DQ पर नहीं, हम DQ नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारा जिला नहीं, हमारा जिला E पे खत्म हो रहा था, DE पे खत्म हो रहा था। ये तो हमने आगे अमल किए। तो जब तीर के निशान पे आपको कोई नुक्ता नजर आए तो आपको वो नहीं लेना है, बल्कि मुसल्लस के अंदर का जिला लेना है। तो यहाँ जिला DE है, जिला DE। तो इस तरह से FQ उम्मूद है DE पर, इसका मतलब DE इसका कायदा हुआ और ये इसका इर्तिफा। तो आप शक्ल में भी देख सकते हैं ये इर्तिफा है और ये DE इसका कायदा हुआ। तो इस तरह से मुनफरजतुज ज़ाविया मुसल्लस में भी 3 कायदा इर्तिफा की जोड़ियां पाई जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जिस तरह हमने हद्दतुज ज़ाविया में देखे थे, तीनों जो जोड़ियां थी वो तीनों जोड़ियां मुसल्लस के अंदर थी। तीनों जोड़ियां कहां थी? मुसल्लस के अंदर। तमाम जोड़ियां कायदा इर्तिफा की तमाम जोड़ियां मुसल्लस के अंदर थी। लेकिन जब हम बात करें मुनफरजतुज ज़ाविया मुसल्लस में तो सिर्फ EP उम्मूद है DF पर, सिर्फ ये एक जोड़ी मुसल्लस के अंदर थी, बाकी जो 2 जोड़ियां थी जिसमें DS और FQ इर्तिफा है ये दोनों बाहर थी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब भी आपका मुसल्लस मुनफरजतुज ज़ाविया मुसल्लस हो तो उस मुसल्लस में 2 कायदा इर्तिफा की जोड़ियां मुसल्लस के बाहर इर्तिफा बनेगी और जबकि एक जो इर्तिफा रहेगा मुसल्लस के अंदर, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी शक्ल कायनतुज ज़ाविया मुसल्लस GHI में। अब हम इसमें देखते हैं कायदा और इर्तिफा खींचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप नुक्ता G से खींचिए, ठीक है। हमें G से खींचने की जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? अगर आप गौर से देखेंगे तो G से ऑलरेडी उसके मुकाबिल वाला जिला IH पर पहले से उम्मूद खींचा गया है और ये यहाँ पर 90 डिग्री की निशानी भी हमें इसी बात की तरफ इशारा देती है कि ये ऑलरेडी उम्मूद खींचा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर GH उम्मूद है IH पर, जिला IH पर। इसका मतलब कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से उम्मूद है, ठीक है। तो ये एक जोड़ी हो गई। अब हम दूसरी जोड़ी की तरफ चलते हैं I। अगर हम I से उम्मूद खींचे, 90 की लाइन खींचे, तो इसके मुकाबिल का जिला GH है। कौन सा है? GH। तो जब हम GH पर इर्तिफा खींचेंगे तो वो भी पहले से खींचा जा चुका है। आप इधर देखिए, तो जब ये इर्तिफा ऑलरेडी खींचा जा चुका है 90 डिग्री का, तो IH इर्तिफा होगा। ये उम्मूद है, ये IH किस पर उम्मूद है? GH पर।
तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किसी भी कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में ये जो दो जिले होते हैं जो 90 डिग्री का जाविया तैयार कर रहे हैं, वो दोनों जिले एक दूसरे के लिए ही कायदा इर्तफा कायदा होते हैं। जिस तरह आप इधर देख रहे हैं GH इर्तफा है, लेकिन वही GH यहाँ कायदे का काम कर रहा है। अब ये GH का कायदा कौन था? IH था, लेकिन वही IH यहाँ पर GH के लिए इर्तफा बन चुका है। तो इस तरह से 90 डिग्री का जाविया बनाने वाले जो दो जिले होंगे वो दोनों एक दूसरे के कायदा और इर्तफा होंगे। अब यहाँ तीसरा एक और बात आपको याद रखना है, जिस तरह आपने यहाँ देखी तीनों जोड़ियां जो है, तीनों इर्तफा जो है वो तीनों इर्तफा मुसल्लस के अंदर बन रहे थे, तीनों अंदर बन रहे, ठीक है। लेकिन मुनफरजुज़्ज़ाविया मुसल्लस में एक इर्तफा अंदर बना मुसल्लस के जो कि EP है, ठीक है, और बाकी दो इर्तफा DS और FQ वो मुसल्लस के बाहर बन रहा है, जो कि हमको अमल करना पड़ा, ठीक है। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में यहाँ कोई भी इर्तफा मुसल्लस के बाहर नहीं बनता है, बल्कि ये जो आपको दो इर्तफा नजर आ रहे GH और I, ये दोनों के दोनों मुसल्लस के जिले पर बनता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में दो इर्तफा वो जिलों के ऊपर ही बनते हैं, ठीक है। अब इसकी एक तीसरी आखिरी जोड़ी बची है कायदे और इर्तफा की, कौन से नुक्ते से बच गए? तो शाबाश, H से। अब H से हम खींचेंगे तो H से हमारा इर्तफा कहां जाएगा? उमूदी लाइन कहां जाएगी? उसके मुकाबिल का H के मुकाबिल का जिला कौन है? GI। तो आइए अब हम GI पर H से उमूद खींचते हैं। तो इस तरह से मैंने यहां H राशि नुक्ता H से मैंने जिला GI पर एक उमूद खींच दिया। मान लीजिए इसका नाम मैंने रख दिया हूं Z, इस नुक्ते का नाम। तो ये जो HZ है, HZ वो इर्तफा है और ये उमूद है इर्तफा। ये इर्तफा किस पर उमूद है? कायदा GI पर। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में जो दो इर्तफा थे वो जिलों पर ही बने थे, जबकि जो तीसरा इर्तफा था जो लाल रंग से यहां नजर आ रहा आपको, वो मुसल्लस के अंदर बना। तो इस तरह से ये याद रखिए कि किसी भी हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में उसके तीनों इर्तफा मुसल्लस के अंदर बनेंगे और उनके कायदे भी आपको वहीं मिल जाएंगे, ठीक है। और मुनफरजुज़्ज़ाविया मुसल्लस में दो जो इर्तफा है, ये दो इर्तफा वो मुसल्लस के बाहर बनेंगे, जबकि ये एक इर्तफा जो नजर आ रहा है EP वो मुसल्लस के अंदर बनेगा। इसी तरह से कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में जो दो इर्तफा है IH और GH, वो दोनों जहां 90 का जाविया बन रहा है उसी दोनों जिलों पर बनेंगे, जबकि एक जो इर्तफा होगा HZ वो मुसल्लस के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह आपको, जब तक कि आपको दोस्तों ये नहीं समझ में आएगा कि इर्तफा और कायदा की जोड़ियां नहीं पहचान में आएगी, तब तक का 1.1 भी करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसे आप ध्यान दीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप दोबारा अपने से इन तीनों मुसल्लस को बनाकर इनके कायदा इर्तफा मालूम कीजिए और याद रखिए हर मुसल्लस में 3-3 जोड़ियां होती है और जिस जोड़ी की जरूरत हो उसी जोड़ी को हमको इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो आप इसे इस पर गौर से देख लीजिए दोस्तों। 1.1 का ये A हुआ। B में हम मश्की सवालात देखेंगे। जब तक के मिलते दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।